जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आप 25 प्रश्न देखेंगे, लेकिन कम से कम 100 प्रश्नों का आप यहां से जवाब पाएंगे। एक एक प्रश्न को बड़ी ही अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा आज मैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे और भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आपको। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्जाम में कभी ना कभी आते ही रहते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दिया है, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताओ, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई है? अगर दोस्तों पूछते हैं कहाँ हुई है, तो कहाँ पे हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रुड़की में है दोस्तों। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो रुड़की में है। और इसकी अगर स्थापना पूछता है तो दोस्तों इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है इस जगह पर। ये 1847 होगा। ठीक है, 1847 में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों पूछता है कि प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने करवाई, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई है? 1847 में हुई है। अगर दोस्तों पूछ लेता है कहाँ पर हुई है, तो रुड़की हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में। यहीं से 3 प्रश्न बन गए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई है दोस्तों? बलबन ने अपनाई है। ऑप्शन बी सही होगा। क्या आपको पता है बलबन का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? बलबन का वास्तविक नाम क्या होगा दोस्तों? बहाउद्दीन था। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। बलबन का जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन है। अगर दोस्तों एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो बलबन था, बलबन वो कौन से वंश का शासक था, क्या दोस्तों पता है आपको? बलबन किस वंश का शासक था? ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, याद रखेंगे सभी। गुलाम वंश का शासक था बलबन। इसने कब से कब तक शासन किया है? 1265 से और 1286 तक किया है दोस्तों, याद रखेंगे। 1265 से 1286 तक बलबन ने शासन किया था दिल्ली पर। और इसका जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन था। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे ज़्यादा लंबी दूरी कौन सी रेलगाड़ी तय करती है दोस्तों? ये हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस जो है दोस्तों वो 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी करती है? 4189 किलोमीटर की दूरी। अगर दोस्तों पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है दोस्तों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। और ये देश के 9 राज्यों को पार करती हुई जाती है। याद रखेंगे सभी भाई, 9 राज्यों को पार करते हुए ये जाती है। 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सी हो जाएगी देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी? विवेक एक्सप्रेस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी उबलने लग जाता है तो उसका जो ताप है वो बढ़ेगा, घटेगा या ऐसा ही रहेगा? क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? जब पानी उबलने लग जाता है ना, तो फिर उसका ताप घटता नहीं है, ना ही बढ़ता है। उसका जो ताप है वो एक समान रहता है दोस्तों। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जब पानी उबलता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों एक समान रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उदारवादियों का मुख्य समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों कौन सा होगा जरा बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लीडर। दोस्तों लीडर ये जो मुख्य समाचार पत्र है ये किसने चलाया था, क्या आप जानते हैं? लीडर के प्रकाशक कौन है? दोस्तों मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इसको शुरुआत की थी। और दोस्तों कब की है इसकी शुरुआत? तो 1909 में की है। याद रखेंगे सभी, 1909 में समाचार पत्र लीडर का प्रकाशन शुरू हुआ था। किसके द्वारा हुआ है? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू हुआ है। दोस्तों एक प्रश्न और भी बनता है यहाँ से, वो ये है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, क्या आपको पता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र था। याद रखेंगे सभी भाई। अगर इसकी पूछ लेता है बंगाल गजट की शुरुआत कब हुई है, तो ये 1780 में हुई है।
ठीक है, आप नोट करते जाएं, प्रश्न बहुत ही अच्छे मिलेंगे आज की वीडियो में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? कितने हो जाएंगे दोस्तों? राजस्थान में अकेले में ही 85 हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का पूछा है दोस्तों। महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? जानते हो क्या होता है महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण का मतलब है एक तरह से मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही पूछा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब यही होता है कि जिसको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा इसका? कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताएं प्यारे साथियों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? यांत्रिक में हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न और भी बनता है यहाँ से कि महावीर का जन्म कब हुआ है? अगर दोस्तों आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं महावीर का जो जन्म है वो कब हुआ है। इसका जवाब आपको देना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि पूर्ण किसने करवाया। अगर हम आपसे पूछें कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था, बताएंगे साथियों? शुरू किसने करवाया है? शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे, शुरू तो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1200 ईसा पूर्व में करवाया दोस्तों, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण की स्टार्टिंग तो की थी लेकिन पूर्ण नहीं करवाया था। पूर्ण किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने करवाया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बताएं साथियों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए NH-44। ठीक है साथियों, NH-44 जो है ये कितनी दूरी का है? पता है आपको कितना लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई होगी 3745 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाता है? पता है साथियों कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक जाता है। याद रखेंगे, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। दोस्तों अब तक जो इसका उत्तर हुआ करता था वो था NH-7। NH-7 जो राजमार्ग है दोस्तों ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था और इसकी लंबाई जो थी वो 2300 किलोमीटर के आसपास थी। ठीक है, अभी फिलहाल में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH-44। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे दोस्तों? कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था उसमें ये दोनों धर्म विश्वास करते थे। ठीक है, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों यही कहते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के जो सिद्धांत हैं वो सही हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? कहाँ फहराते हैं दोस्तों? पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पूछा जाए तो लाल किला किसने बनवाया, ये आपको पता है? लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? शाहजहाँ ने करवाया साथियों। ठीक है, शाहजहाँ ने करवाया है। और अगर पूछता है कब करवाया है तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। 1638 से लेकर और 1648। ठीक है साथियों, 1638 से लेकर 1648 तक इसका निर्माण पूर्ण हो पाया था। लाल किले का दोस्तों एक नाम और भी है, क्या है जरा बताएं? लाल किले को किला ए मुबारक भी कहते हैं। याद रखेंगे, किला ए मुबारक भी अगर कहीं आता है तो उसका संबंध लाल किले से ही है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पूर्व का मोती व रत्नदीप किस देश को कहा जाता है? बताएं साथी, पूर्व का मोती व रत्नदीप किस देश को कहा जाता है? दोस्तों श्रीलंका को कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध दोस्तों विष्णु जी के से संबंधित है। आसवान बांध जो है वो नील नदी पर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था?
अंग्रेजों के समय की बात है, उनके लिए ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ से उनको बहुत धन मिलता था, या फिर दुधारू गाय से यही संबंधित है जो कि उनको वहाँ से बहुत अधिक धन मिलता था। कौन सा हो जाएगा? अवध हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई को और किस नाम से जानते हैं साथियों, जानते हो? थुम्बा लॉन्चिंग पैड, ठीक है, थुम्बा लॉन्चिंग पैड के नाम से भी जानते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। अगर दोस्तों इसकी पूछा ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रिवेंद्रम। इसको तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं। अगर राज्य पूछ लेता है तो केरल है, ठीक है साथियों, केरल में है त्रिवेंद्रम, वहाँ पर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको कब छोड़ा गया था, तो छोड़ा गया है 1975 में, ठीक है, 1975 में छोड़ा गया था। दोस्तों अगर यहाँ एग्जामिनर एक चीज़ और भी पूछ लेता है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो था वो किसकी सहायता से छोड़ा गया था, तो दोस्तों रूस की सहायता से इसको छोड़ा गया था, ठीक है, रूस की सहायता से छोड़ा गया था। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो रूस से ही लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये भारत से लॉन्च नहीं किया गया था। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ये रूस से लॉन्च किया गया था, 1975 में छोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 1857 के विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था? साथियों 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पता होगा आपको? अगर पता है तो कमेंट करके बताएं। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरुआत हुई थी, ठीक है साथियों। वो पूछ रहा है कि इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा हुआ था, बताएं साथियों कौन सा हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चलता था वो 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त हो गया था। दोस्तों एक परिवर्तन यहाँ और भी हुआ था, वो क्या हुआ है जरा बताएं, क्या हुआ था? जो दोस्तों गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त हो गया था और इसकी जगह वायसराय का पद शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? दोस्तों भूवैज्ञानिक संग्रहालय क्या है? भूवैज्ञानिक यानी कि दोस्तों भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान में क्या होता है पता है आपको? पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो भी सेल वगैरह हैं या भू प्रॉपर्टी हैं, खनिज वगैरह हैं, उनका अध्ययन किया जाता है भूविज्ञान में। दोस्तों इसका संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, तो जैसलमेर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हज के लिए राष्ट्रपति कितने सीटों की सिफारिश कर सकता है? हज के लिए, हज की यात्रा के लिए जाते हैं दोस्तों, जो मुस्लिम जाते हैं उनके लिए जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी सीटों की सिफारिश कर सकते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 100 सीटों की सिफारिश। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर की तरफ। दोस्तों बड़े ही प्यारे प्रश्न हैं, एग्जाम में आते रहते हैं ये बार बार। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पहला भारतीय विद्वान जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में ग्रहण किया, दोस्तों कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। आर्यभट्ट से संबंधित एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि शून्य का आविष्कार किसने किया, ठीक है साथियों। शून्य का आविष्कार अगर पूछता है तो उसका उत्तर भी आर्यभट्ट ही होंगे, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। दोस्तों एक प्रश्न और भी बहुत बार आता है पेपर में कि जो दशमलव होता है दोस्तों, ये वाला दशमलव, ठीक है, दशमलव की खोज किसने की है? ये प्रश्न आपको पता है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दशमलव की खोज किसने की है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने दशमलव की खोज की है, ठीक है साथियों। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है और दशमलव की खोज चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों यहाँ पर भारत की पूछा है, भारत के कौन हो जाएंगे? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पर पूछ लेता है कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों विश्व के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग आ जाएंगे, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखेंगे दोस्तों। नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कब मिला है? 1970 में मिला है, याद रखेंगे। नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला है साथियों, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? शांति नोबेल पुरस्कार।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस पूछ रहा है दोस्तों। 21 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? दोस्तों एकता प्रणाली आप जानते हो, एकता प्रणाली क्या होता है? एकता प्रणाली में क्या था कि सिपाहियों को वेतन ना देके जमीन दी जाती थी। ठीक है साथियों। अब एक प्रश्न तो यहाँ से ये बनता है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों एकता प्रणाली की जो शुरुआत की है वो की थी इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे, एकता प्रणाली की जो शुरुआत की है वो की है इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ क्या पूछा है दोस्तों? एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया, किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है साथियों, अब तो याद हो जाएगा ना, भूलेंगे नहीं। एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों एकता प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो की है इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी? आर्थिक इतिहास पर, भारत के पर किसने लिखी है साथियों? रमेश चंद्र दत्त ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी। दोस्तों इस प्रश्न को घुमा के भी पूछ लेता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? दोस्तों उत्तर नहीं बदलेगा, उत्तर वही होगा, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।